एक मिनट। साइड। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रमेश कुदार है। मैं बीकानेर जिले का निवासी हूँ। मैंने 10th आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बीकानेर से की। 12th मैंने राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर से की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से की। वर्तमान में डीओपी में RDC के पद पर पदस्थापित हूँ। तो अभी ऑलरेडी आप जब गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो इसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैम इसका एक कारण तो यह है कि भर्ती के प्रति मेरा आकर्षण 2016 में जब वैकेंसी आई थी तब भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। एक रोजगार के लिए मैंने इसका चयन किया। तो आपको लगता नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी में आप इसको यूज़ करेंगे और ऑलरेडी आप एक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो किसी अन्य अनएम्प्लॉयड का आप जो है चांस वेस्ट कर रहे हैं? नहीं मैम, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। यदि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार कोई दूसरी जॉब मिल रही है तो उसका अधिकार, आप उसका चयन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है पुलिस ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वह संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें उच्चस्थ अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी विश्वास कर सके, क्षेत्र की जनता उसमें विश्वास कर सके और अपराधियों में है वो कानून की सोचता विश्वास करने वाला होना चाहिए। लगता है आप काफ़ी इसमें इन डेप्थ इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस करियर में। आपका जो अंतिम गोल है लाइफ का वो क्या है करियर को लेकर? मैम यदि मेरे को RS के माध्यम से IPS के लिए भी मैं ट्राई करना चाहूँगा इसके बाद। ठीक। बीकानेर के रहने वाले रामनिवास जी, मुझे बताइए बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर, थावर बीज तरफियो बीकाना बीकानेर। त्योहार मनाया जाता है जी। आखा तीज का त्योहार। और आखा तीज हमारे राज्य में एक बाल विवाह के अबू साल के रूप में प्रचलित है। आप ऐसा ही लग जाते हैं अपने क्षेत्र में और आपको पता लगता है कि 50 बच्चों का बाल विवाह होने वाला है आज से 4 दिन बाद। आप उसे रोकने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? जी सर। पहली बात, मुझे लगता है कि यदि मुझे कहीं पर पदस्थापित किया जाता है तो मैं जनता के साथ में जो है अपने सहयोगियों के साथ में इंटरेक्ट कर सकूँगा, क्योंकि मैं उनके पहले से ही जो जन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो CLG मेंबर हैं उनके माध्यम से। CLG मेंबर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेताजी का फोन आया है, क्योंकि वोट बैंक ऐसा है कि आप बाल विवाह होने दीजिए। सरपंच जी से आप मिलते हैं तो सरपंच जी भी उनके सपोर्ट में है, वो भी चाहते हैं कि बाल विवाह हो जाए। एक SI के रूप में आप क्या कदम उठाएंगे इसे रोकने के लिए? मैं सबसे पहले यदि वहाँ के विधायक या जनप्रतिनिधि है उनसे बात करूँगा कि कानूनी दृष्टि से गलत है, और क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का प्रचलन है और उसके माध्यम से लोग इसकी वीडियो बना सकते हैं, इससे छवि आपकी खराब होगी और प्रगतिशील समाज के अनुसार आपको भी आगे की जो सोच है वो रखनी चाहिए। और मैं अपने उच्चस्थ अधिकारियों को भी इसके बारे में जानकारी दूंगा और मीडिया का भी जो है मैं इसमें प्रयोग करूँगा। युवाओं का कुछ सपोर्ट ले सकते हैं? जी सर। कैसे? क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो आजकल के युवा हैं सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इन चीज़ों को जो है वो नकार रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें युवाओं ने जो बाल विवाह है उनको निरस्त करने के लिए कोर्ट में भी अपील की है। आप राजस्थानी क्षेत्र से आते हैं, मुझे राजस्थानी में अपना परिचय दीजिए। हूँ रामनिवास गोदारा, मेरो शहर बीकाना, बट मैं मूल निवासी बरसिंह सर हूँ और मैं मेरी शिक्षा है जो कि डूंगर कॉलेज में पूरी करी। पश्चिमी राजस्थान की क्या समस्याएं हैं गोदारा जी? पश्चिमी राजस्थान की सर एक तो मरुस्थलीकरण की समस्या है, दूसरी जो है पेयजल जो है भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। इसके अलावा अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो कम हुआ है। आपके यहाँ एक मशहूर युद्ध हुआ है मतीरेली डाल। जी सर। उस युद्ध के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। 1644 ईस्वी में बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह के मध्य बात। तो एक छोटे से फल के लिए दो राज्यों की सेनाओं को आपस में लड़ जाना और हजारों लोगों का मर जाना, जान गंवाना कहाँ तक उचित है? क्या राजाओं ने थोड़ा भी नहीं सोचा युद्ध करने से पहले? सर इसके दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला ये माना जाता है कि उस वक्त के जो राजा थे अपनी जनता के अधिकारों के लिए, यानी एक मतीरे जैसी चीज के लिए भी अपने प्राण जो थे वो दांव पर लगाने के लिए तत्पर थे। तो उस वक्त के जो मूल्य थे समाज के,
उस हिसाब से सर उन्होंने वो युद्ध किया था। यदि वह उन मूल्यों का पालन नहीं करते तो आज अमर सिंह को याद ही नहीं किया जाता सर। मुझे बताइए, राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, पर जितने भी बड़े युद्ध हम देखते हैं, चाहे वो गिरी सुमेर का युद्ध है, चाहे वो खानवा का युद्ध है, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध है, हर युद्ध में तो हमें पराजय को देखना पड़ा। तो वीरों की भूमि कैसे कह रहे हैं? सर मुझे लगता है पराजय के अन्य कारण हो सकते हैं। वीरता का जो है पराजय और जय से मतलब नहीं है, क्योंकि जो विजेता होता है उसके पास बेहतर हथियार हो सकते हैं, उसके पास बेहतर तकनीक हो सकती है। वीरता जिस प्रकार से अभी आपने सर बात की गिरी सुमेर के युद्ध में, तो उस वक्त जो राठौर राजपूत थे उनकी संख्या 6000 बताई जाती है और सामने जो संख्या थी वो 40,000 की, वो भी हल्के हथियारों से लैस थे, घोड़ों की संख्या उनके पास में ज़्यादा थी और जो राठौर राजपूत थे उनके पास में भारी हथियार थे और इसके अलावा घोड़ों की संख्या तो आप ये कहना चाहते हैं कि कम शक्ति होने के बावजूद मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने से वो पीछे नहीं होते। मुझे बताइए, आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप का एक कल्चर चल पड़ा है, आप इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, कहाँ तक आप सहमत हैं? सर मुझे लगता है कि कानूनी दृष्टि से लिव इन रिलेशनशिप, यदि लड़का और लड़की की जो उम्र है 21 वर्ष, लड़की की उम्र और लड़की की उम्र 18 साल है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि मैं इसका चयन नहीं करूँगा, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो प्रेम पर आधारित है। मुझे लगता है जो कर्तव्यों का स्थान उसमें कम है, तो मैं विवाह संस्था को भी प्राथमिकता दूंगा। तो आप कहने का मतलब है कि प्रेम होगा तो कर्तव्य नहीं होंगे? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जो मुझे अपने माता पिता से जो शिक्षा मिली है, उन्होंने कहा है कि विवाह संस्था को जो प्राथमिकता देनी चाहिए, तो मैं उसको प्राथमिकता। विवाह संस्थान में आप क्या मानते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, महत्वपूर्ण क्या है? एक विवाह जो संस्थागत रूप लेता है उसके लिए क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं आपके हिसाब से? एक तो मैम ये कि वो एक दूसरे के प्रति जान सकें, उनको पहले पहचान सकें। इसके अलावा परिवारों की जो सहमति होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्रेम में कभी कभी जो भी मामले देखने में आते हैं, क्योंकि जो वास्तविक समस्या होती है, मारवाड़ी कहता है आटा दाल का जो भाव है वो बाद में पता चला। तो प्रेम में इन चीज़ों को लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, इन चीज़ों को देखते नहीं। आपको लगता है ना आपकी सोच में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है? कोई स्ट्रेट जो है एक क्लैरिटी का अभाव दिख रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति की सोच है, यदि मैं विवाह की संस्था को प्राथमिकता देता हूँ तो ये मेरा अधिकार है। महिलाओं के प्रति क्या आपका सोच है, जो महिलाएं पे काम करती हैं या आपके अभी जब सेलेक्ट होंगे आपके कोवर्कर में काम करेंगी, उनके प्रति आपकी क्या सोच है? मेरा मानना है कि महिलाओं को जो है वो यदि मेरे कोवर्क के रूप में काम करती है, तो कोई भी महिला कोवर्क की मैं इसकी बात नहीं देखूँ, कोई भी महिला हो तो वो समान की दृष्टि से देखी जानी चाहिए। महाराज गंगा सिंह जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, इतिहास में बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है, बीकानेर से जुड़े हुए हैं। मुझे गंगा सिंह जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताइए। एक तो गंगा नहर लेकर आए थे वो, इसके अलावा उन्होंने जो उनकी सैनिक व्यवस्था थी उसमें उन्होंने इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की उन्होंने व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसके अलावा उन्होंने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, कोर्ट की स्थापना की थी, लोगों के लिए बैंकिंग व्यवस्था शुरू की थी। इस प्रकार कार्य जो लिखे हैं। बीकानेर को राजस्थान में कब मिलाया गया? सॉरी सर, मैं आपको बीकानेर को राजस्थान में कब मिलाया गया? राजस्थान में विलय कब हुआ बीकानेर का? 30 मार्च 1949 में। 30 मार्च 1949। ये बताइए कि हमारा एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 में, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। क्या बात थी खास 30 मार्च को? क्योंकि बड़ी रियासतों का जो विलय था 30 मार्च 1949 में। कौन कौन सी बड़ी रियासतें थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। आपने भी लाइफ इंश्योरेंस की बात की, आप अभी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, आपका भी कोई बीमा हो रखा है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह आपने सुना है कुछ? जो इंश्योरेंस है सर वो 3 साल के बाद स्टार्ट होती है सर, जानकारी। अभी आप प्रोबेशन में चल रहे हैं? नहीं सर, मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है। ये आरजीएचएस स्कीम है जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान ने एक अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, तो इसके बारे में बताओ, ये आरजीएचएस स्कीम क्या है? ये राज्य सरकार के कर्मचारियों, इसके अलावा जो बोर्ड बने हुए उनके कर्मचारियों के लिए एक हेल्थ स्कीम है, जिसमें आउटडोर इंडोर सुविधाएं दी जाती है। एक 18 नंबर का अंक जनरेट किया जाता है जन आधार कार्ड के माध्यम से। ये जनाधार जो आपने कहा,
ये वही योजना है जो पहली सरकार में किसी और नाम से चलती थी या कुछ और इसमें परिवर्तन किए गए हैं? ये पहले भामाशाह योजना के नाम से प्रचलित है। अब इसमें कुछ चेंज किया है या सेम योजना को नया नाम दे दिया गया है? इसमें अभी चेंज किया गया है। क्या क्या एडिशन किया गया है? पहले भामाशाह था, अभी वर्तमान में से चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना है। एक चिरंजीवी योजना सर अभी चलाई जा रही है सेक्टर में। आरजीएचएस और चिरंजीवी में क्या अंतर है? चिरंजीवी में कोई भी आम नागरिक शामिल हो सकते हैं, जिसमें 850 रुपये को इंस्टॉलमेंट जमा करानी होगी और 10 लाख रुपए तक का उसे पैसों मिलेंगे, बीमा मिलेगा। बीमा मिलेगा सर। कि बीमा दुर्घटना बीमा है या जीवन बीमा है? दुर्घटना बीमा अलग है सर, इसमें 5 लाख रुपए। इसमें 5 लाख दुर्घटना। महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही एक तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, है? इसमें क्या होता है? इसमें महिलाओं को फोन मिलेंगे सर 3 और साल। मैंने तो सुना है कि वो किसी कारण से रोक दी गई है। इसकी घोषणा हो रखी है सर। अच्छा, कोई इशू आ रहा है एक इसमें, बता सकते हैं? अखबार में भी आया था, अगर आप पढ़ते हैं, कि कोई चीज जो है यूक्रेन जो रशिया के साथ वॉर है उसके कारण कहीं कोई समस्या आ गई है। सॉरी सर, पुलिस में आप आना चाहते हैं, सीआरपीसी और आईपीसी में क्या अंतर है मूलभूत? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये 1973 का है, और आईपीसी इंडियन पिनल कोड है। इसमें अपराध और अपराधों की सजाओं के बारे में जानकारी है 1861 का। ये तो आपने बता दिया। आईपीसी में किसकी जानकारी है? सीआरपीसी में किसकी जानकारी है? सीआरपीसी में किस प्रकार से प्रोसीजर को बनाया जाएगा, जैसे धारा 1 से किस प्रकार से लागू की जाएगी और एफआईआर किस प्रकार से दर्ज की जाएगी, मतलब प्रक्रियाओं को लेकर। एफआईआर कितने समय में कराना अनिवार्य है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है समय के बारे में, लेकिन संज्ञेय अपराध है उसके बारे में संज्ञेय अपराधों के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कर लिया जाना चाहिए। तुरंत बाद कैसे डिसाइड करते हैं कि ये संज्ञेय अपराध है, ये असंज्ञेय अपराध है? गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, जैसे बलात्कार, डकैती, हत्या, जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी एक एविडेंस एक्ट भी है जो पुलिस में काम आता है इन जनरल, इसके बारे में आपको पता है कुछ? जी सर, एविडेंस जो है वो कोर्ट में किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाएंगे और किन चीज़ों और किन तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को एविडेंस माना जाएगा, इसके बारे में लिख। अगर आप व्हाट्सएप की जो चैट है या व्हाट्सएप या फोन कॉल है आपका, उसको एज एविडेंस रख सकते हैं? यदि जांच अधिकारियों ने इस एविडेंस के रूप में रखा है और यदि उनके आवाज है और पुख्ता सबूत है, तो सर मुझे लगता है कि उसे रखा जा सकता है। आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर चलाया जा रहा है कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस पर कॉल करके तुरंत सूचना दें। वो नंबर क्या है? 1930। 193। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने कुछ हैंडल्स भी चला रखे हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। कभी आपने गौर किया है इसके बारे में? सर मुझे जो फेसबुक पेज है राजस्थान पुलिस का, उसको मैं फॉलो करता हूँ। उसे नहीं, केवल साइबर के लिए कोई अलग से हैंडल बनाया है? सॉरी सर, इसके बारे में मान लो अगर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है और मेरे पैसे चले जाते हैं, तो क्या मुझे वो पैसे वापस मिलने का आश्वासन राजस्थान पुलिस देगी? जी सर, कैसे रहता है ये प्रोसेस? क्योंकि जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो उससे यदि आपने तुरंत यदि उनको सूचना दी पुलिस को, तो बैंक के माध्यम से जो पैसे जाने का जो प्रोसीजर है उसको रोका जा सकता है। इसी कारण जो मॉडस ऑपरेंडी है जो इनके द्वारा अपनाई जाती है, वो शनिवार या रविवार को जब बैंकों की छुट्टी होती है तब ज़्यादातर जो साइबर क्राइम होते हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी एलडीसी में हैं, क्या काम देखते हैं? सर मैं अभी डीओपी के अंदर जो डीलर और ज्वाइंटलर है उनके पर्सनल स्टाफ में लगा हुआ हूँ। वहाँ मुख्यतः जो अनुशासनिक कार्रवाई होती है उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। डीएलआर और जेएलआर में केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है? नहीं मैम, ज़्यादातर जो कार्रवाई होती है क्या फंक्शन है जेएलआर और डीएलआर का? ज्वाइंटलर और डीलर जो डीओपी विभाग है उसमें अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में टिप्पणी, इसके अलावा कोई विधिक राय है वो डीओपी को कोर्ट केसेस नहीं डील करता है? जी जितने भी लिटिगेशन है डीओपी का, जी। वो कौन डील करता है? उसमें एक अधिकारी एएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो कोर्ट से संबंधित जो है
कार्रवाई करते हैं, वादग्रम विभाग उनके पर्सनल स्टाफ में है या आप डील करते हैं उसको? नहीं, मैं उनके पर्सनल स्टाफ हूँ। मान लो कोई आरटीआई आती है और कोई वकील वो आरटीआई दायर करते हैं, तो क्या हम सूचना दे सकते हैं? यदि सॉरी सर, इसके बारे में कोई आरटीआई में क्या सारी सूचना देना अनिवार्य होता है? सॉरी सर, मैंने इससे संबंधित काम नहीं किया, तो इसके बारे में अच्छा, आरटीआई एक्ट के बारे में तो सुनाओ। राजस्थान का एक अहम रोल रहा है इसमें, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ था? इसका अजमेर से माना जाता है प्रादुर्भाव हुआ था, और निदा पाटेकर जी मैडम, उनकी उनकी एक एनजीओ के द्वारा इसकी मांग की गई थी और 2005 में इसे कानून बनाया गया था। जो नाम आपने बताया, ये श्योर है यही नाम है? सॉरी सर, मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है निदा पाटेकर जी का एक कौन सा संगठन था? संगठन का नाम सर मुझे भी याद नहीं है। आपको अगर ऐसा ही लगा दिया जाता है और आपको 2 कांस्टेबल में से एक को अपनी टीम का मेंबर बनाना है, एक है जो भ्रष्ट है पर बहुत इफेक्टिव है, उनकी कार्यशैली बहुत इफेक्टिव है, आउटकम ओरिएंटेड रहते हैं, और एक है जो बिल्कुल ईमानदार है पर उनका जो आउटकम है वो समय ज़्यादा लगता है और कई बार वो डिले भी करते हैं, थोड़े से लेजी भी हैं, तो उनमें से आप किसको चूज करोगे? मैं जो ईमानदार है उसको चूज करूँगा, और उसकी उनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अन्य तरीकों से जो है उनका आउटकम है वो बाहर बेहतर प्रशिक्षण में चूंकि सरकार का खर्चा बढ़ेगा और इस प्रोसेस में आई थिंक समय भी लग सकता है, तो आपकी जो आउटकम है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सफर करेंगे। स्टिल आप यही डिसीजन रखेंगे अपना? जी सर। चाहे जो आउटकम है वो सफर करते रहें, आप कोई रिपोर्ट जल्दी बना के देनी है, कहीं जांच की रिपोर्ट जल्दी करनी है, तो फिर लेट हो जाएंगे आप। नहीं सर, यदि मैं मदद कर सकता हूँ और किसी और कर्मचारी या फिर अन्य कांस्टेबल की मदद ली जा सकती है तो ली जा सकती है। पर आप भ्रष्ट को नहीं छोड़ेंगे? नहीं सर। आपने अपनी हॉबीज में कैमल राइडिंग लिखा है, बड़ा अनयूजुअल सा हॉबी है। आपको क्यों इस ओर आकर्षण महसूस हुआ कि आप कैमल राइडिंग कर रहे हैं? क्योंकि मेरे दादाजी थे, वो कैमल रखते हैं, और वर्तमान में भी उनके पास में 12 ऊँटों का टोला है जिसमें 10 तो सांड हैं, 2 मेई हैं, तो उनका जो व्यवसाय यही है। अच्छा, एक पारिवारिक व्यवसाय को देखते हुए आपने इसको अपना हॉबी चूज किया। मेरे दादाजी ये काम करते हैं। अच्छा, काम करना एक अलग चीज होती है, एक पैशन, एक अपनी लाइकिंग, और एक हॉबी अलग चीज होती है। तो आप इसको अपनी हॉबी कैसे मानते हैं? क्योंकि मैंने बचपन से जो है कैमल राइडिंग की है, और इसमें मैं जो मुख्य कारण है वो करने में मेरे को आनंद की जो अनुभूति होती है, तो इसी कारण जो है मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं कैमल राइडिंग करता हूँ। जब आप एक एनिमल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस पर सवार होते हैं और वो आनंद की अनुभूति करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं एज एन एनिमल? कैमल के बारे में विशेष आपके मन में क्या भाव आते हैं? किस लिए सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, आपके लिए यूजफुल है, या उसकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? पहली बात, जो ऊँटनी का जो दूध है वो असली गुणों से युक्त है। जो डायबिटीज़ रोगी हैं उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दूध है, क्योंकि 145 यूनिट जो है इसमें इंसुलिन की मात्रा होती है। इसके अलावा जो ऊँटनी का जो दूध है, सिर्फ जो खाज की जो बीमारियाँ होती है उनमें भी उपयोगी है। इसके अलावा मैम जो ऊँट या जो ऊँटनी है वो पहले तो कृषिगत कार्यों में उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में नहीं लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन जानवरों को बचाया जाना जरूरी है, और इनकी संख्या जो लगातार कम हो रही है राजस्थान में, क्योंकि उपयोग जो है कम हो गया है। कितनी संख्या है इनकी राजस्थान में? क्या राजस्थान में 2.13 लाख। क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके लिए कम होती जनसंख्या के? एक तो इनको मैम जो दूध से संबंधित जो इनके औषधि गुण है तो इनका प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि इनका जो मार्केट है वो बन सके, लोग इनके दूध को जो औषधि गुणों को जाने और उनको खरीद सके, ताकि जो ऊँट पालक हैं उनको आर्थिक जो लाभ हो। दूसरा, जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनको जो है इनका उपयोग जो है कृषिगत कार्यों में भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रैक्टर हो रहा है ये महंगे पड़ते हैं। तो इन 2 माध्यमों से मुझे लगता है कि इनका बचाव। आपका पैशन, हॉबी भी कैमल राइडिंग आप बता रहे हो, आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है, आपका पारिवारिक व्यवसाय भी। ऐसे क्या कारण थे कि आप ये प्रोफेशन छोड़कर, जबकि आजकल तो ये है स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं, तो आप सरकार की नौकरी के प्रति आपका रुझान है? पहली बात तो मैम कि इसमें भी जो कैमल से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें भी जैसे हमारा 5,000 रुपये की जो कृषक
पशुपालक को दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इनफ नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये में जो एक कृषि पशुपालक है उस परिवार नहीं चला सकता। तो सभी कुछ अपना सरकारी सब्सिडी पे थोड़ी ना निर्भर करता है। स्टार्टअप्स के बारे में सुना है? इसके हाल ही में जो है जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, इसके दूध को भी जमाने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि उन्हें जो दूध है वो जमता नहीं है। इसके अलावा मिठाइयों में, चाय और कॉफ़ी बनाने में उपयोग में लिया जा रहा है। तो इसके संबंधित जो प्रचार की जरूरत है, जिसके दूध के संबंधित लोगों की जानकारी बढ़ाई जाए तो इसकी जो मांग है बाजार में बढ़ जाएगी। मुझे लगता है ये एक माध्यम नहीं, एक ऐसा आपने कॉन्सेप्ट सुना है आत्मनिर्भर भारत, है जी, क्या है? जिसमें जो भारत है वो अपने विनिवेश के माध्यम से, निवेश के माध्यम से अपनी जरूरतों का जो सामान है वो खुद उत्पादित करें। उसी से लिंक्ड एक स्टार्टअप योजना है युवाओं के लिए, उसके बारे में क्या जानना है? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में मैं जाकर पता करूँगा इसका। कोई बात। जब आपने इसको अपना क्षेत्र चुना है पुलिस सर्विसेज को, और आगे भी आप इसके अंदर अलग अलग आयाम में जो सर्विसेज की प्रतियोगिताएं देना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन, जब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और आप सर्विसेज में आ जाते हैं और आप एक थाना संभाल रहे हैं एज एसआई, और ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई बहुत पावरफुल मंत्री हैं, उनके पेट डॉग खो जाता है, कहीं निकल जाता है घर से, और सेम डे और सेम ही सिचुएशन के अंदर एक झुग्गी झोंपड़ी में एक मर्डर हो जाता है, जहाँ पे वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ का मर्डर करके और वहाँ से निकल जाता है, और 2 बच्चे वहाँ पर उनके हैं, वो बिलख रहे हैं, और वो सिचुएशन है, और आसपास आपके पास इंटीमेशन आती है और आपके पास संसाधन जो है वो लिमिटेड है। आइदर आप उस डॉग को ढूंढने में लगा सकते हैं या फिर आप उस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? मैं जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन है वो पहले करूँगा। जनप्रतिनिधि है, उनसे जो वास्तुगत स्थिति है या जमीनी स्थिति है, उससे उनको उसके बारे में अवगत कराया जा सकता है। और जो मर्डर केस है वो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि वो चाहते हैं बस काम होना चाहिए, नहीं हो तो यू विल बी रेडी फॉर द एक्ट्स, आपका कुछ भी बुरा किया जा सकता है, और उनकी प्रतिष्ठा भी इसी तरह की है कि यदि उनका काम नहीं होता है तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। फिर भी मैं जो है वो जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन पहले करूँगा, और इसके बारे में जब उच्च अधिकारी को जानकारी दूंगा। उसके बाद भी यदि मुझ पर दबाव बनाया जाता है तो मैं उनसे कहूँगा आप लिखित रूप में मुझे दें। लिखित रूप में देंगे कि आप डॉग को ढूंढिए, तो फिर आप डॉगी को ढूंढेंगे? नहीं मैम, फिर भी मेरी जो प्रायोरिटी है वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन ही रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानवीय। ओके। सिमिलरली एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जब आप अपना सर्विस में हैं और आपका जो इलाका है वहाँ पर आप जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाला आपको कुछ अच्छे से आप अपना जो भी ऑर्डर करते हैं वो सब करते हैं, और उसके बाद वो बिल पे लिख देता है नो चार्ज, आपसे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं उनसे कहूँगा कि वो जो बिल है वो बना कर दें, क्योंकि इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति यदि बिल चार्ज नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि वो भविष्य में मुझे इससे संबंधित जो फायदा उठाएगा और आगे जो हितों का टकराव होगा इसमें, तो ये एक अधिकारी या कर्मचारी के लिए सही नहीं है। मुझे लगता नहीं आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट जवाब दे रहे हो, जैसे कोई मॉरल साइंस की बुक पढ़ के आए हो। नहीं मैम, क्योंकि जब आप सरकारी सर्विसेज में होते हो, आते हो, प्रैक्टिकली ये सिचुएशन होती है कि आप हर तरह का जो आपका सम्मान सत्कार होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर खुश होते हैं उसके लिए, क्योंकि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का आप आनंद उठाना चाहते हैं। जी मैम, यदि समाज में प्रतिष्ठा हर व्यक्ति चाहता है, और मुझे भी लगता है कि जो प्रतिष्ठा है यदि व्यक्ति कार्यों के अनुसार मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो वो आपका आदर ही कर रहा है वो व्यक्ति। आदर, ठीक है भाई, आप आज हमारे आए, हमारे गेस्ट हैं, हम आपका आदर करते हैं और आज हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। नहीं मैम, जो पैसे हैं उसके जो खर्च है वो तो उसमें देना चाहिए हर व्यक्ति को। कई बार जीवन में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, व्यक्ति बहुत अंडर प्रेशर होता है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई, और यदि आई तो आपने क्या निर्णय लिया? मैम, जब मैं 12th में पास की थी तब जो मेरी रुचि थी वो मेरे दादाजी के साथ काम करने की थी, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जो आगे
एजुकेशन को जो आगे बढ़ूँ आगे। तो उस वक्त जो मुझ पर स्ट्रेस था, क्योंकि जो मेरे माता पिता दोनों चाहते थे कि मैं पढ़ाई जारी रखूँ, क्योंकि इससे एक तो सामाजिक जो प्रतिष्ठा उसमें वृद्धि होती है यदि बालक पढ़ रहा है, और इसके अलावा जो विवाह है वो अच्छे घरों में है। ये सब कारण जो है उन्होंने मेरे को गिनाए। खेती में जो आगे भविष्य नहीं है और समाज में इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, तो उस वक्त जो मेरे लिए चयन जो था पढ़ाई का वो मुश्किल भरा रहा था। आपकी अपनी क्या चॉइस थी? एक तरफ तो दादाजी थे, एक तरफ आपके पिताजी माताजी थे, या तो आपने माताजी पिताजी को फॉलो किया? क्या आपका कोई इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं था? मैम मुझे लगता है कि मेरे दादाजी के साथ में जो काम करने की इच्छा थी, उनके साथ में रहने की इच्छा थी, वो मेरे भावनात्मक रूप से मैं उनसे जुड़ा हुआ था बचपन से ही। फिर मेरे माता पिता जो उन्होंने मुझे सही जो है सलाह दी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई कहता है तो, हाँ? आपकी अपनी कोई राय नहीं आप कायम कर पाते? नहीं मैम, मेरा ऐसा नहीं मानना है। माता पिता जो है वो अपने बालक को जो है सही जो है शिक्षा देंगे या सलाह देंगे, तो उनकी सलाह पर विचार करना और गौर करना प्रत्येक बालक का कर्तव्य भी है। देखने में प्राय ये आता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या सर्विस में आप रम जाते हैं, उसके बाद वहीं स्टैग्नेशन हो जाता है, फिर आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आप उसी में रम जाते हैं। आपकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल और सोसाइटल क्या गोल्स हैं? तीन सिचुएशन बताएंगे, व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और समाज के प्रति। समाज के प्रति मैं जो प्लीज बताना चाहता हूँ, यदि जो वंचित वर्ग है उनके साथ में यदि मैं अच्छे से कार्य कर पाए तो मुझे लगता है मैं सुख की अनुभूति करूँगा प्रोफेशनल लाइफ में लिए। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है यदि अभी वर्तमान में जो मेरा गोल है कि RPS जो है उसके मैं RS की जो परीक्षा की तैयारी करूँगा आगे। और मैं भी इन सब गोल्स को पाने में आपकी वीकनेसेस क्या है? आप क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ अपने आप को कम कर पाता हूँ? एक तो जो है मैं खुद को जो कभी कभी जो है जैसे टाइम जो है वो एकदम सेट नहीं कर पाता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम टेबल जो है वो नहीं बना पाता हूँ। दूसरा जो है कभी कभी जो खाने के प्रति जो मेरे ग्रामीण जो खाना है उसको जो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये दो मुझे कमी लगती है। और अपनी स्ट्रेंथ्स क्या महसूस करते हैं कि आप इन सभी कमियों को ओवरकम करके और अपने सारे जो गोल सेट किए हैं लाइफ में वो पा जाएंगे? मेहनती हूँ। और दूसरा जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो मेरे गोल्स बने हैं धीरे धीरे मैं उनके प्रति जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार प्रयासरत रहा तो मुझे जो मेरे गोल है वो मिल जाएंगे। फिल्में और OTT चैनल्स देखने के शौकीन हैं आप? देखते हैं? मैंने कभी कभी ज़्यादा नहीं। बिहार डायरीज के बारे में सुना है? सुना है लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला देखने। कौन है आपका आइडियल? पुलिस में या व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में या कहीं भी सोसाइटी में आपका आइडियल किसको मानते हैं? मैं अभी वर्तमान में ACB में IG हैं श्रीमान स्वाई सिंह जी गुजर। वो आपके आदर्श व्यक्तित्व हैं? क्या खूबियां हैं उसमें उनमें? एक वो अनुशासित है क्योंकि वो बीकानेर जिले में जो SP के पद पर तैनात रहते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उनमें जो उनका प्रभाव था या उनकी जो स्वीकार्यता थी एक SP के रूप में वो सबसे ज़्यादा मुझे लगी कि वो उनकी सबसे ज़्यादा थी। पढ़ने लिखने के शौकीन हैं आप? कुछ पढ़ते हैं? अभी तो मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। और न्यूज़पेपर्स वगैरह में क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर। इसके अलावा कोई आपकी हॉबी या कोई और क्षेत्र में आपका रुझान? इसके अलावा मैं कभी कभी मैं खो खो खेल लेता हूँ। पहले मैं खो खो खेलता था। स्पोर्ट्स में है? फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अभी तो मैं दौड़ता हूँ 1500 मीटर लगभग। अभी बताइए कि खो खो आप खेलते हैं, परंपरागत जो खेल हमारे हैं जैसे सितोलिया खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे या खो खो खेलते थे, वो कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो है कि समाज इनको बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भी खेलता है उनको जो है ऐसे कहते हैं कि ये खेल खेलने के लायक नहीं है, क्योंकि इनमें आर्थिक जो लाभ है वो कम है। इसके अलावा जो फ्यूचर नजर नहीं आता।
और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल में की प्रतियोगिताएं भी नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से इनको महत्व कम दिया जाता है। क्या सोशल मीडिया और मोबाइल भी इसका एक कारण है कि बच्चे के पास अब वक्त ही नहीं बचा इन खेलों के लिए? जी सर, ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स हुए हैं, क्या उसमें शामिल थे इनसे कोई खेल? खो खो जो शामिल था बालिका वर्ग के। बालिका वर्ग। और ग्रामीण के बाद अब शहरी ओलंपिक हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से गेम शामिल किए गए? सर इसमें 6 गेम शामिल किए गए हैं। खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल जो क्रिकेट है, फुटबॉल और कबड्डी। एथलेटिक्स भी है? एथलेटिक्स भी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। ऊँटों के लिए आपने बताया, तो राजस्थान में एक मेला भरता है स्पेशली, उसमें ऊँटों से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं ज़्यादा होती है, कौन सा मेला है? ये बीकानेर में भी वर्तमान में भरा गया था रायसर, जहाँ पर ऊँटों से संबंधित दौड़ होती है। पुष्कर पशु मेले में विशेष रूप से ऊँटों के लिए विशेष प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार लंबी डिजीज की वजह से वो आयोजित नहीं किया है। अभी योजना की आप बात कर रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये सरकार ऊँट पालकों को देती है नए बच्चे के जन्म पर। क्या नाम है उस योजना का? उष्ट संरक्षण योजना। उष्ट संरक्षण। कितना रुपये देगी, क्या फायदा कर रही है? सॉरी सर, क्या फायदा हो रहा है, क्या दिया जा रहा है पैसा सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा 5-5 हज़ार रुपये एक बच्चे के जन्म पर दिए जा रहे हैं। यही बच्चे 5-5 हज़ार के 2 किस्तों में 10,000 रुपये। जी सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि उसका कला क्या होती है? उस्ता कला बीकानेर में एक प्रसिद्ध कला है, जिसमें जो ऊँटों की खाल है उस पर सोने की कारीगरी की जाती थी। और जो जीवित ऊँटों के ऊपर जो बनाया जाता है, क्या वो भी उसका कला में आता है? जी नहीं सर, उस्ता कला की बात नहीं है। वो उसका कला में नहीं आता, केवल में जो खाल होती है उसके ऊपर सोने की जो चित्रांकन है उसे आप उसमें काउंट करते हैं उसका कला में। जी सर। Thank you.